हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ आप सबको प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली पीडीएफ्स के लिए करंट अफेयर की। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। धीरू भाई अंबानी कहते हैं, फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम देयर इज़ अ होल वर्ल्ड टू विन। यानी कि जो सपने देखते हैं ना, बहुत स्कोप है, राइट। पूरी आप दुनिया जीत सकते हैं, बस वो लगन आपके अंदर होनी चाहिए। लगन, कंसिस्टेंसी, मेहनत, अगर इन सब की कमी हुई तो नहीं हो पाएगा। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सबसे पहले मेकिंग लूनार सॉइल मोर फर्टाइल, ये आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बैलर, ये एक्स सीटू स्टबल मैनेजमेंट एक मशीन है, इसे स्टबल मैनेजमेंट एक्स सीटू इन सीटू ये पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ेंगे क्या होता है। क्लाउड सीडिंग, दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाने की बात कही जा रही है। इसी से रिलेटेड होता है एक स्ट्राटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया भी है। मेल्टिंग ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिक, देखेंगे इसके इम्पैक्ट इंडिया पे एंड पूरे वर्ल्ड पे। एमनसेन सी, ये भी बिल्कुल एंटार्क्टिक सी में पाया जाता है, एंटार्क्टिक ओशन में। ये पढ़ेंगे सी, क्योंकि ये एमनसेन सी हो गया, रॉस सी हो गया, इसकी लोकेशन ना कुछ दिनों से न्यूज़ में है। ठीक है, अगेन ये चीज़ न्यूज़ में आई है तो पढ़नी इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। यूजिंग बैक्टीरिया टू मेक लूनार सॉइल मोर फर्टाइल, चाइना के एग्रोनॉमिस्ट एंड बायोटेक्नीशियंस ने क्या किया है, लूनार के रेगोलिथ को वहाँ के जो सॉइल है वो उसे स्टिमुलेट किया है, ताकि फोस्फोरस रिलीज हो, और फोस्फोरस प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 3 बैक्टीरियाज यूज़ किए हैं वोल्केनिक मटेरियल, वोल्केनिक सॉइल में। अब हमारे जितनी भी सॉइल है ना, ये सारी वोल्केनिज्म से ही आई है, चाहे इग्नीशियस रॉक हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो, या सेडिमेंट्री रॉक हो। यही 3 प्रकार की रॉक होती हैं, उन्हीं में से सॉइल होती है। तो हम वो चाइना के साइंटिस्ट ने क्या किया, वोल्केनिक रॉक जो मून की थी उसे स्टडी किया, एंड वहाँ पे स्टिमुलेट करके फोस्फोरस रिलीज करके प्लांट उगाए। ये ऐसे प्लांट ग्रोथ हो रही है इसमें। सेवरल कंट्रीज ये प्लान बनाते हैं कि मून पे भेजे जाएंगे लोग एक लंबे समय के लिए। बट लंबे समय के लिए क्या चाहिए, सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे उन्हें भोजन चाहिए, राइट। अब भोजन यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से तो ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारी सॉइल एंड एडिबल प्लांट्स वहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट किए जाएँ, नो। तो ये देखा जा रहा है कि हम मून पे ही हम ठीक ठाक मतलब मात्रा में खाना उगा दें तो कैसा रहेगा। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करने की बात अब कही जा रही है। 3 बैक्टीरियाज यूज़ किए हैं, इसके नाम याद रखने हैं आप सबको, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। रिसेंटली ये 3 बैक्टीरियाज यूज़ हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट में, कहाँ पे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे पीछे का भी नाम आप याद रखेंगे, मैगटेरियम फ्लोरेसेंस एंड म्यूसिलेनिगोसस। ये थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। आफ्टर कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया, सॉइल सैंपल में इन्होंने बैक्टीरिया को इंड्यूस किया, उसे काम पे लगाया। इन्होंने क्या पाया फिर, सैंपल्स ना ज़्यादा एसिडिक हो गए थे, पीएच लेवल सॉइल का रिड्यूस हो गया था, राइट, वो एसिडिक हो गए थे। और उन्हें फिर सॉइल ने फोस्फोरस रिलीज़ किया, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्लांट को फिर वो मतलब अवेलेबल करवाया, और ये देखिए यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलेट हो रही है, बढ़ रही है।
ठीक है, तो ये अपने प्रीलिम्स के लिए भी और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वैलिड अब मशीन फॉर ऑफ साइट मैनेजमेंट ऑफ फार्म स्टबल। मैं काफ़ी दिनों से आपको एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बता रही हूँ दिल्ली की, जिसमें मेन कंट्रीब्यूटर क्या है, एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या है वो, स्टबल बर्निंग, पराली को जला देना, पैडी की, चावल की पराली को जला देना, क्योंकि अब वीट गेहूं बोने का टाइम आ रहा है। ठीक है, तो फार्मर्स पे कोई ऑप्शन रहता नहीं है उसे जलाने के अलावा। अब वहाँ पे काफ़ी सारी मशीन्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, लाइक रोटावेटर, ठीक है, अलग अलग मशीन्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि इनका इन सीटू या एक्स सीटू मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, इन सीटू मैनेजमेंट में फार्म में ही मैनेज कर दी जाती है, लाइक फार्म में ही स्टबल को हम यूज़ करेंगे मैन्योर के लिए, ठीक है, खाद के लिए। और एक्स सीटू मैनेजमेंट क्या होती है, वहाँ से जो स्टबल है वो किसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा फैक्ट्रीज़ को, मशीन्स को, वो वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट करें या फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करें। ठीक है, अब यहाँ पे बैलर मशीन क्या है, बैलर मशीन एक्चुअली में उसे एक रोल कर देती है, स्टबल को ना अच्छे से प्रेस करके रोल कर देती है। ये दिख रहा है आपको, ये सारे स्टबल्स हैं, इस स्टबल को ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्रेस करके, कंप्रेस करके उसे रोल कर दिया गया है। अब देखिए ये चीज़ ट्रांसपोर्टेशन में कितनी इजी होगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एक्स सीटू मैनेजमेंट है ना, वो आप लेके आओ ताकि स्टबल को ट्रांसपोर्ट करके यूज़ किया जा सके फॉर ऑल्टरनेटिव पर्पस। अपॉन हार्वेस्टिंग, ये वाला मैंने आपको अभी बताया कि फार्मर्स क्या होते हैं, वो पराली जला देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है, वीट, गेहूं बोने का टाइम आ जाता है, तो ये पोल्यूशन क्रिएट करता है दिल्ली एनसीआर एरियाज़ में। इन सीटू मैनेजमेंट, जब इन सीटू मैनेजमेंट के लिए किसानों ने कंसर्न्स उठाए हैं कि ये ना इंसेक्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इन सीटू वाला, ठीक है। अब इन सीटू वाला इंसेक्ट को बढ़ावा देगा तो क्या होगा, फिर इंसेक्टिसाइड चाहिए होंगे स्टेबल्स को मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर अपने खेत को, जो आने वाली क्रॉप हम उगाने वाले हैं ना, उसको बचाए रखने के लिए इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अब टॉक्सिक का ज़्यादा यूज़ होगा तो क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ ख़राब होगी। इसीलिए बैलर मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है, बट इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 14.5 लाख है विदाउट सब्सिडीज़, ठीक है। और कितने एकड़ को ये कर सकता है, कितने एकर्स को स्टबल को ये रोल कर सकता है, 15 to 20 एकड़, अगर कंडीशन ठीक ठाक रही तो 45 डेज। पंजाब के पास 32 हेक्टर्स ऑफ राइस फील्ड है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी डेज दे ऑपरेट, ओनली 15 to 18% ऑफ दिस एरिया कवर हो सकता है, ठीक है। अगर 20 से 25 दिन अराउंड लगता है राइस और वीट के गैप में, राइस की हार्वेस्टिंग एंड वीट की सोइंग के गैप में इतने डेज़ लगते हैं, इतने डेज़ में पूरे पंजाब के पैडी को साफ़ कर देना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इसकी एक लिमिटेशन आप बताएंगे, जैसे कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी अब होती जा रही है, राइट। अब हर साल ये नवंबर दिसंबर में प्रॉब्लम ये उभर के आ जाती है। क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है इंटरव्यू में, राइट, कि आप कैसे इसे मैनेज करेंगे एंड क्या क्या हम जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। आपको लिमिटेशंस को भी ध्यान रखते हुए आपको आंसर वहाँ देना है, ठीक है। बट आपको ये बताना है कि मशीन्स का यूज़ हो, सब्सिडाइज्ड रेट पे हो, कम्युनिटी की तरह कम्युनिटी फार्मिंग हो, यूज़ हो मशीन्स का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दिल्ली की पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये दिख रहा है यहाँ पे, स्टबल को पहले इसमें डाला गया था और इस मशीन ने क्या किया, इसे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके ये रोल्स में
लेके आ गए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। सीडिंग क्लाउड्स टू क्लीन द एयर, आर्टिफिशियल रेन की बात कही जा रही है दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इट वाज कंसिडरिंग क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन टू वॉश अवे पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। ये इसके अटेम्प्ट्स पहले भी किए गए थे, पर ये जब सूखा पड़ जाता है ना, तब ज़्यादा ये इस पे ध्यान दिया गया था। पोल्यूशन को मिटिगेट करने का उसका पर्पस नहीं था अर्लियर। ठीक है, बादल आप सबको पता है प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। जो वेपर्स होती हैं वो ड्रॉपलेट्स के साथ साथ जब वो घुल जाती हैं एक दूसरे की वो ड्रॉपलेट्स में, तो वो ड्रॉप्स बन जाती हैं। अब ड्रॉप्स बन जाते हैं, उनका 2 mm से जब ज़्यादा का साइज़ हो जाता है तो वो बादल को कैरी करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। ठीक है, और ये सारे बरस जाते हैं बर्फ़ की फॉर्म में, आइस हो गई या फिर रेन हो गई, प्रेसिपिटेशन कहते हैं इसे। ठीक है, अब वेपर्स को, अब जैसे कि वाटर वेपर्स हैं, उसको कोई एक ठोस चीज़ चाहिए होती है जो कहते हैं ना हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई, ताकि वो वाटर वेपर ना कंडेंस हो सके। उसे उसे एक ठोस ठिकाना चाहिए होता है। वही हम ठोस ठिकाना देंगे अगर बादलों को, तो क्या होगा, रेन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। In a cloud, water vapor condenses around the small particles to form droplets. These droplets collide and grow, जिस वजह से क्लाउड सैचुरेटेड हो जाते हैं और बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, बीज देना। बीज देना मतलब जो वाटर वेपर्स है ना, वो इसके अराउंड आके ऐसे चिपक जाएगी। इंजेक्शन दिया जाता है बादलों को सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का, विच इज़ द सीड। ये समझना इम्पॉर्टेंट है, राइट क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट कंसीडर कर रही थी कि वो आर्टिफिशियल रेन करे। ये आर्टिफिशियल रेन क्या होती है और ये कितनी लिमिटेशन है इसकी, क्या ये बिल्कुल पॉल्यूशन प्रॉब्लम ठीक ही कर देगी, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। और प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना है कि किसका इंजेक्शन दिया जाता है बादलों को, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। The salts are expected to provide additional nuclei around which more droplets, ठीक है, ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर इसके आसपास चिपक जाएगी तो ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। ड्रॉपलेट्स आपस में चिपक के एक ड्रॉप बना देंगे, बादलों को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा और सारे बरस जाएंगे। फिर दिस सीड कैन बी डिस्पर्स्ड एदर एयरक्राफ्ट यूज़ करके हम इन बीजों को बादलों में डिस्पर्स कर सकते हैं या इंजेक्ट कर सकते हैं, या जनरेटर्स के थ्रू ग्राउंड पे जनरेटर्स लगा के भी किए जा सकते हैं। The substances that is dispersed in the clouds need to have cloud condensation nuclei and ice nuclei। ठीक है, 2 टाइप के न्यूक्लाई की ज़रूरत होती है, एक क्लाउड कंडेंसेशन, एक आइस न्यूक्लाई, जो 2 डिफरेंट सॉल्ट से आते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लाई होगा जो बादलों की बूंदों को बनाएगा, ड्रॉपलेट्स को बनाएगा। ठीक है, और वो होती है ना बौछार होती है कभी कभी, वैसी जो बौछार गिरती है ना वो ड्रॉपलेट्स होती है, और जो बारिश की फॉर्म में गिरती है वो ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है आइस न्यूक्लाई जो आइस क्रिस्टल्स बनाएगा। आइस क्रिस्टल ज़्यादा जल्दी बनते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप्स। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, सबसे पहले तो कुछ प्रकार के क्लाउड्स चाहिए होते हैं और कुछ प्रकार का क्लाउड कवर चाहिए होता है। ठीक है, अब एडुकेट नंबर ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स भी चाहिए कि बादल में सबसे पहले क्लाउड ड्रॉपलेट्स हों। उसके बाद हम न्यूक्लाई भेजेंगे, यहाँ से इंजेक्शन भेजेंगे तो जो वाटर वेपर्स होंगी वो उसके आसपास चिपक जाएंगी। क्लाउड सीडिंग इज़ डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब उन्हें यहाँ से अगर बीच मिल जाएगा तो उनका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट दे विल ग्रो बिगर, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के कारण बादल कैरी नहीं कर पाएंगे और वो नीचे बरस देंगे।
ठीक है। मेजर पॉल्यूटेंट, अभी दिल्ली में इसलिए बात कही जा रही है कि वहाँ पे मेजर पॉल्यूटेंट है 2.5। 2.5 वो एक सॉलिड पार्टिकल्स है जो लंग्स में इनहेल किया जा सकता है और ये काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस देगा। ठीक है। ये आता है ज़्यादातर व्हीकुलर एमिशन से, इंडस्ट्रियल एमिशन, रोड एंड कंस्ट्रक्शन, वो डस्ट हो गई, स्मोक फ्रॉम बायोमास जो गार्बेज बर्न किया मतलब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। ठीक है, उसमें से ये सारी चीज़ें एरोसोल्स बन के आती हैं जो जिसे पीएम यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं। आजकल दिल्ली में लो टेम्परेचर, लो विंड स्पीड की वजह से क्या है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया तक या फिर एक पर्टिकुलर लेवल तक है। ठीक है, लो लेवल है सरफेस पे, यानी कि सरफेस के कुछ ही लेवल पे ये पर्टिकुलेट मैटर पाए जा रहे हैं। अगर बारिश के साथ अगर हम इन्हें नीचे ज़मीन पे ला दें तो ऊपर की हवा क्लीन हो जाएगी, राइट? Rain clears the air by essentially pushing these airborne particles downward. Gusts of wind that often accompany rain help by breaking the stillness of the air, disperse कर देते हैं and dispersing the pollutants. ठीक है? As the raindrop falls through the atmosphere, it can attract tiny attractants to hundreds of tiny aerosols particles to its surface before hitting the ground. यानी कि अब यहाँ पे देखिए बारिश की बूंद ऐसे गिर रही है ऊपर से, अब वो नीचे से, अब वो जब वो ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे से ना जो पार्टिकल्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर है, उसे चिपका के गिरेगी, उसे अपने अंदर उसे अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ अटैच करती है, और ये बारिश की बूंद इन पर्टिकुलेट मैटर को लेके नीचे ज़मीन पर गिर जाएगी। द प्रोसेस बाय विच ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल्स अट्रैक्ट, इसे कहते हैं कोगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कोगुलेशन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। A natural phenomena that can act to clear air of pollutants like soot, sulfate and organic particles. ये एक नेचुरल फिनोमिना है। आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ क्लियर सा हो जाता है, लाइक हवा, धूल, मिट्टी सब कुछ नीचे बैठ जाती है, ज़मीन पे आ जाती है। ये कोगुलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। बारिश की बूंद अट्रैक्ट करती है फाइन पार्टिकल्स को अपनी तरफ और चिपका लेती है और ज़मीन पे ला देती है। इसका रिलीफ, क्लाउड सीडिंग का रिलीफ टेम्परेरी होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती इससे। अदर पॉल्यूटेंट्स जो हैं जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये नहीं इससे वॉश हो पाते, सिर्फ पर्टिकुलेट मैटर वॉश होता है। ठीक है, तो अदर जो है ना, मतलब ये एक टेम्परेरी चीज़ है कि हाँ कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत पोल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए ना हमें कुछ कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे, जैसे कि स्टबल बर्निंग को पूरी तरह से बैन करना है। बैन अचानक से नहीं कर देना है, राइट? हमें कुछ मतलब फार्मर्स को अवेयर भी करना है, स्टबल की इकोनॉमिक वैल्यू भी बतानी है कि आप स्टबल हमें दे दो, हम बहुत सारा आपको पैसे देंगे, राइट? और स्टबल को यूज़ करना है फॉर ऑल्टरनेटिव पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। और इंडस्ट्रीज़ जो दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकुलर एमिशन है, उसे भी साथ साथ कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो ई व्हीकल्स हैं, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन। अब इसमें होती है कन्फ्यूज़न, इसमें भी एरोसोल का इंजेक्शन यानी कि इंटरवेंशन हो रहा है इंजेक्शन देके, बट यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन में और क्लाउड सीडिंग में। क्लाउड सीडिंग में बादलों को इंजेक्शन दिया जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर को, जहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, वहाँ इसका इंजेक्शन दिया जा रहा है।
Stratospheric aerosol injection is a proposed method of solar geoengineering to reduce global warming. इससे रिलेटेड PYQ में एक क्वेश्चन आया है. आंसर क्या था? इसका यूज़ क्यों होता है ग्लोबल वार्मिंग में? वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन एक ऑप्शन था, ऑप्शन में से एक था. ठीक है, तो वहाँ पे राइट आंसर क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए. एरोसोल्स ना काफ़ी ब्राइटनिंग होते हैं ये वाले. ठीक है, चमकते हैं काफ़ी, तो ये अल्बेडो को बढ़ा देते हैं. अल्बेडो इफेक्ट आप सबको पता है. सन से आने वाली रेज, रेडिएशन ज़्यादा चमकीला होने के कारण वापस चली जाती है. ये ज़्यादा से ज़्यादा अल्बेडो कौन करते हैं? ग्लेशियर्स, अर्थ पे. ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर में हम लेयर को अगर हम चमकीला बना देंगे काफ़ी, तो इसका अल्बेडो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स. जो ऐसे पार्टिकल्स जो सन की रेडिएशंस को, रेस को रिफ्लेक्ट कर सके, तो ये एक कूलिंग इफेक्ट लेके आती है. ठीक है, धरती को कूल करती है. जैसे कि वोल्केनो है ना, वोल्केनो से जो एरोसोल्स इमिट होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनका भी एक कूलिंग इफेक्ट होता है अर्थ पे. वो भी सन की रेस को वापस भेज देते हैं बैक टू द स्पेस. ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल वोल्केनो की तरह, मतलब जो वोल्केनिक एरोसोल्स होते हैं ना, उसकी तरह ये काम करेगा. रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स, इसमें किसका इंजेक्शन दिया जाता है? सल्फेट एरोसोल्स का. ये डिफरेंस याद रखना ज़रूरी है. वहाँ पे एग्ज़ाम में से मतलब एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में इन दोनों में से कुछ आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है. क्लाउड सीडिंग में क्लाउड में इंजेक्शन दिया जा रहा है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में. ओके, एंड स्ट्रेटोस्फेयर एरोसोल इंजेक्शन में यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ ओजोन लेयर पाई जाती है वहाँ पे इंजेक्शन दिया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ मशीन्स के थ्रू यहाँ पे एरोसोल का इंजेक्शन देंगे, सल्फेट, और ये सन की रेडिएशन को कुछ भेज देगा और कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा. ट्रोपोस्फेयर देखिए, ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे है, बादलों से ऊपर उड़ते हैं क्या? एरोप्लेन्स, राइट. तो एरोप्लेन्स उड़ते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में. ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर में क्या मिलते हैं? बादल मिलते हैं, वेदर फिनोमेना होते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस शीट इन वेस्ट एंटार्क्टिका नाउ अनएवॉइडेबल, चाहे आप कुछ भी कर लें. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल पहुँचा भी देना, तो भी हम जो वेस्ट में, मतलब वेस्ट एंटार्क्टिक जो पिघल रहा है, हम उसे नहीं रोक सकते. नो मैटर हाउ मच कार्बन एमिशंस आर कट अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी. अगर कंप्लीटली लॉस्ट हो गया ना, तो ये ग्लोबल मीन सी लेवल को राइज कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि मेल्ट वाटर जाएगा कहाँ? समुद्रों में ही तो बहेगा. 5.3 मीटर्स तक मतलब ऊंचा कर देगा समुद्र को, और 17.4 फीट. पोटेंशियली डेवलपिंग डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. जो कोस्टल सिटीज़ में रह रहे हैं उनके यहाँ क्या आएगी? बाढ़ आएगी कोस्टल सिटीज़ के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया. तो ये इसका इंडिया पे भी इम्पैक्ट हो रहा है और बहुत ख़तरनाक हो रहा है. ठीक है, अब आइस शीट को यहाँ पे थोड़ा बताया गया है कि आइस शीट क्या है. ये एक एरिया कवर करती है मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड. यानी कि पूरे उत्तराखंड को अगर ढक दिया जाए तो वो आइस शीट होगी. ठीक है, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड चाहिए आइस शीट के लिए. 2 मेजर आइस शीट है. ग्रीनलैंड आइस शीट, ये भी पिघल रही है, राइट. और एंटार्क्टिका आइस शीट, ये भी पिघल रही है. दे कंटेन अबाउट 2/3 ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. यानी कि 2/3 ऑफ
फ्रेश वाटर अगर मेल्ट होके समुद्र में चला जाएगा, सी लेवल राइज होगा, बट पीने लायक नहीं होगा, राइट। वाटर लॉस हो रहा है बहुत। व्हेन आइस शीट गेन मासेस, तो ये ग्लोबल मीन सी लेवल को कम करती हैं, फॉल करती हैं। जब ये आइस शीट थोड़ी मोटी हो जाती हैं तो ये सी लेवल को कम करती हैं, पर जब ये अपना मास खो देती है ना, तो ये समुद्र के लेवल को बढ़ा देती हैं। आइस शीट आर डिफरेंट फ्रॉम सी आइस। सी आइस क्या होते हैं? फ्री फ्लोटिंग आइस होती है। वो पोलार रीजन में जो सी मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे, उनके ऊपर ऐसे फ्लोटिंग हुई मतलब ऐसे तैरती हुई आइस मिलेंगी। उससे डिफरेंट है काफ़ी आइस शीट। यहाँ पे एक रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों इतना पिघल रहा है वेस्टर्न सेक्शन। ये देखिए, यहाँ पे आपको मोटी परत मिलेगी इस तरफ ईस्टर्न सेक्शन में, और पतली पतली वो परत मिलेगी इस तरफ। ये देखिए, पिघल के पूरा ब्लू ही हो गया, पानी ही हो गया ये तो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका जीएस पेपर 1 का, ज्योग्राफी। वहाँ पे एज इट इज़ ये मेंशन किया है कि आइस कैप अगर मेल्ट हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है न्यूज़पेपर। द सेम प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन वेस्ट एंटार्क्टिका, यानी कि यहाँ पे आप एक एमनसेन सी देखेंगे। ये वाले सी मैंने आपको कुछ दिनों पहले करवाए थे अच्छे से। एमनसेन सी, यहाँ पे वार्म करंट है, ठीक है, जिस कारण ये यहाँ के आइस को पिघला रही है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, समुद्र भी गर्म होगा, और समुद्र गर्म होगा तो ग्लेशियर्स पिघलाएगा ही पिघलाएगा। यहाँ पे रॉस सी है। ये दोनों सी अगर आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से पूछ लिए। नो, ये मिलेंगे एंटार्क्टिका में। ये 2-3 सी है जो पढ़ने इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डेविस सी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट अंटार्कटिक ना थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट, क्या रीज़न है इसका, ठीक है। तो रीज़न क्या होगा वहाँ पे? वार्म ओशन करंट, ओके। एंड ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। जब आप कुछ पढ़ते हैं ना, तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो ऐसे करना होता है आप सबको न्यूज़पेपर का एनालिसिस, कि आप कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, कोई एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे प्रीलिम्स के लिए वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, मेंस के लिए मैं ये वाले पॉइंट्स में कैसे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ओके। एंड प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा इससे, यानी कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आप मल्टी डायमेंशनल वे में आप सोच पाएँ, ये चीज़ चाहिए इंटरव्यूअर को, ओके। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ये वाली पीडीएफ विदाउट एनोटेशन, मतलब विदाउट खींच मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। आपको ये आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों, जो प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के 2 दिन पहले भी अच्छे से रिवाइज़ किए जा सके, आपको कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना है, पीडीएफ्स ऐसी ही रखी की रखी रह जाती है फिर बाद में, ओके। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स पे आपको रिलाई करना है। तो मिलते हैं कल, कल संडे है, कल ऑफ रहता है, तो कल दिवाली भी है। हैप्पी दिवाली एंड दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मिलेंगे परसों मंडे को नई न्यूज़ के साथ, नई वैल्यू एडिशंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।